अस्सलाम वालेकुम बच्चों, फोर्स डेंसिटी और प्रेशर को शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 1 है फोर्स डेंसिटी प्रेशर का। बात शुरू करूंगा बेटा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। ऑल्दो मैं फोर्स की सारी डिस्कशन डायनामिक्स में कर चुका हूं, बट मैं एक पूरे रिवीजन करके फिर आगे मूव करूंगा इस चैप्टर में। न्यूटन साहब का पहला लॉ कहता है, जिसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया या लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम के नाम से भी जानते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में है, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में है, इट विल कीप इन रेस्ट अंटिल कोई रिजल्टेंट एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई ना की जाए। एंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इट विल कीप ऑन मूविंग अंटिल अ रिजल्टेंट फोर्स इज अप्लाइड टू इट। जब भी न्यूटन की फर्स्ट लॉ की बात हो रही होती है, या तो रेस्ट पे होता है, इसका मतलब है उसकी जो स्पीड होती है वो ज़ीरो होती है, या तो वो यूनिफॉर्म मोशन में होता है, उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है और ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। सर्कुलर मोशन में ऑल्दो स्पीड कांस्टेंट होती है, बट वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ नहीं होता, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट स्पीड इन स्ट्रेट लाइन। न्यूटन के फर्स्ट लॉ का जब जिक्र कर रहा होगा एग्जामिनर, तो या तो हैंग का वर्ड यूज करेगा, रेस्ट का वर्ड यूज करेगा, टर्मिनल वेलोसिटी का वर्ड यूज करेगा, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड का वर्ड वो यूज कर रहा होगा। इसकी चंद एप्लीकेशंस को देखते हैं। देयर आर 3 केसेस जो न्यूटन फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है। पहली बात तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन में ये बात, क्योंकि कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं होती, तो अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की बात कर, उसकी फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स दोनों बराबर होती है। कार इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, उसकी ड्राइविंग फोर्स फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस, ड्राइविंग फोर्स सामने लग रही होगी, एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन पीछे लग रही होगी। डेफिनेटली ड्राइविंग फोर्स इक्वल होगी एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन की, क्योंकि कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं है। कार इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर मैं कह रहा हूँ यार मैं किसी चीज को खींच रहा हूँ, किसी डब्बे को, जो उसकी ड्राइविंग टेंशन है और वो डब्बा एक्सेलरेट नहीं कर रहा, लेट्स सपोज मैं मोबाइल इसको एक चार्जर की तार घुसाता हूँ इसमें, क्योंकि मोबाइल को मैं रख के, तुम लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा, चलो लेट्स सपोज इसको रख के मैं यहाँ से खींचता हूँ। ठीक है, इतने मोशन को देख लो, सिर्फ खींचा। अब होगा क्या, जो ड्राइविंग टेंशन है, टेंशन ड्राइविंग, और अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट है तो फ्रिक्शन, दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी। देयरफॉर क्योंकि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है। सिमिलरली अगर कोई चीज कांस्टेंट स्पीड में फॉल कर रही है, तो उसका वेट और एयर रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगी। ऐसी पोजीशन को हम ओ लेवल्स और आईजीसीएसई में टर्मिनल वेलोसिटी भी बोलते थे। ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ का तस्करा। बेटा कैसे सवालात पूछ सकता है? केस नंबर 1, मैं अपना कैलकुलेटर निकाल लूं। अच्छा, केस नंबर 1 में we need to find the value of G and F. ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, तो इससे मैं दो स्टेटमेंट वन बाय वन कहता हूं। पहली स्टेटमेंट कि अपवर्ड फोर्सेस इक्वल होंगी डाउनवर्ड फोर्सेस के। अगर मैं इस प्लेन में अपवर्ड फोर्स बनाना चाहूं,
रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंग ये वाली फोर्स एफ साइन 60 आ जाएगी। और ये वाली फोर्स एफ साइन 30 आ जाएगी। अगर आपको ये बात समझने में इशू हो रहा है कि ये मैंने एफ साइन 60 या 30 कैसे किया, तो आप वेक्टर्स की वीडियो को प्लीज़ रेफर कीजिएगा। अच्छा जी, अगर मैं इसका दूसरा कंपोनेंट लिखूं तो ये वाली एफ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा एफ कॉस 60 एफ कॉस 30। सबसे पहले मैं इन एक्सप्लेन बात कर रहा हूं। तो एक्सप्लेन में बैकवर्ड फोर्स सिर्फ एक ही है जो जी है, और फॉरवर्ड फोर्स दो है, एक एफ कॉस 60 है और एक एफ कॉस 30 है। सिमिलरली अब मैं बात कर रहा हूं इन वाई प्लेन, वर्टिकल प्लेन की बात कर रहा हूं। तो जो अपवर्ड फोर्सेस हैं वो सिर्फ हमारे पास एफ साइन 60 की है, एंड डाउनवर्ड फोर्सेस में 150 न्यूटन भी है एंड एफ साइन 30 भी है। फोर्स एफ सेम है बट डिफरेंट एंगल्स पे अप्लाई हो रही है, मैग्नीट्यूड में वो सेम है क्योंकि उसका नाम एफ दिया हुआ है। अच्छा, अगर मैं वाई प्लेन की मदद से पहले एफ की वैल्यू निकालूं तो ये हमारे पास एफ साइन 60 माइनस एफ साइन 30 इज इक्वल्स टू 150। एफ कॉमन ले लिया, साइन 60 माइनस साइन 30 इज इक्वल्स टू 150। एफ की वैल्यू आ जाएगी 150 डिवाइडेड बाय साइन 60 माइनस साइन 30। वर्कआउट करके बेटा मेरी फोर्स एफ जो आ रही है दैट इज 409.8, जिसको मैं 410 न्यूटन्स फिलहाल अप्रोक्सीमेट कंसिडर कर रहा हूँ। इस एफ की वैल्यू को मैं यहाँ प्लग इन कर देता हूँ इन जगहों पे, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी जी इज इक्वल्स टू 410 कॉस 60 प्लस 410 कॉस 30। इसको भी कैलकुलेटर में प्लग इन कर देते हैं। इसकी मदद से मेरी जी की वैल्यू आ रही है 560 न्यूटन्स। तो ये केस नंबर 1 हो गया, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। क्योंकि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड के बराबर है और फॉरवर्ड फोर्सेस बैकवर्ड के बराबर है। मूविंग ऑन टू केस नंबर 2। अच्छा जी, a box of weight 500 newtons is in a state of rest on a rough inclined plane surface. Calculate the friction force between the box and the surface. This angle is 25 degrees. बेटा weight of the box perpendicularly downward अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है जी। बेटा अब देखना मैं कहानी क्या करता हूँ। वेट के दो कंपोनेंट्स होंगे, वेट का एक कंपोनेंट
वेट का एक कंपोनेंट इसको नीचे की तरफ धकेल रहा होगा, ठीक है, एंड एक कंपोनेंट जो है वो रिएक्शन को ओवरकम करने में यूटिलाइज हो रहा होगा, एरो ऑपोजिट बना, दो कंपोनेंट्स। डेफिनेटली फ्रिक्शन जो है वो बैकवर्ड ही लग रही होगी, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को रेजिस्ट करती है। बॉक्स वांट्स टू कम डाउन, फ्रिक्शन इज होल्डिंग दैट, द बॉक्स इज इन रेस्ट, दैट मीन्स रिएक्शन की भी कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी। अच्छा, दिस इज 90 डिग्रीज, क्योंकि वेट परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड है, दिस इज 25 और ये भी 90 डिग्रीज है। तो पहले तो यार ट्राइंगल करो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स होता है, दैट इज 180। 180 में से अगर मैं 90 और 25 माइनस करूँ ना, तो दिस एंगल विल बी 65, ठीक है। ये 90 है, ये 65 है, तो ये बचा हुआ एंगल जो है ना, ये भी 25 ही होगा। तो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। याद रखना हमेशा प्लेन का वेट का कंपोनेंट बनाता हूँ वो प्लेन के एंगल के बराबर आता है, ठीक है। इसकी वजह मैंने आपको 2 मिनट पहले एक्सप्लेन कर दी। मेरी पहली स्टेटमेंट क्या है, कैलकुलेट द फ्रिक्शन फोर्स। डेफिनेटली जो वेट का ये वाला कंपोनेंट है, वेट का जो फ्रिक्शन को ओवरकम करने वाला कंपोनेंट है, इस केस में जिसको मैं कह सकता हूँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है विद रिस्पेक्ट टू द वेट, ये हमारे पास होगा W साइन थीटा, ठीक है, ये W साइन थीटा होगा। और ये वाला कंपोनेंट फ्रिक्शन को, वेट का ये वाला कंपोनेंट फ्रिक्शन को ओवरकम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये इक्वल होगा फ्रिक्शन के। वेट की वैल्यू हमारे पास 500 है, एंगल हमारे पास 25 है, बेटा हमारे पास 500 साइन 25। फ्रिक्शन की वैल्यू बेटा मेरे पास आ रही है 211.3 न्यूटन्स। ये तो आ गई फ्रिक्शन फोर्स। अगले पार्ट में हमसे पूछ रहा है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। डेफिनेटली अगर मैं बात कर रहा हूँ कांटेक्ट फोर्स की, तो जो ये वाला कंपोनेंट है वेट का, दैट विल बी इक्वल टू द नॉर्मल कांटेक्ट रिएक्शन फोर्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई रिजल्टेंट फोर्स तो हो नहीं सकती, रेस्ट में है भाई, न्यूटन का पहला लॉ अप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास ये वाला कंपोनेंट जो होगा, ये वाला कंपोनेंट दैट विल बी W cos theta, W cos theta will be equal to the normal reaction force। वेट हमारे पास 500 न्यूटन्स है, एंगल इज 25, दैट इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स, जिसकी वैल्यू हमारे पास 453.2 न्यूटन्स आ। ये केस नंबर 2 हो गया, न्यूटन का पहला लॉ का केस नंबर 2। याद रखिएगा CAI एग्जामिनेशन में अगर वो वर्ड स्मूथ सरफेस का यूज़ करे तो कोई फ्रिक्शन मौजूद नहीं होती, और अगर वो वर्ड रफ सरफेस का मेरे बच्चों यूज़ करेगा, इसका मतलब फ्रिक्शन उधर मौजूद होगी। मैं नेक्स्ट केस पे मूव कर रहा हूँ। केस अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज वो बोल रहा है बॉक्स इज इन इक्विलिब्रियम और बॉक्स हैंग हुआ हुआ है, तो हैंगिंग स्टेट में, और वो रुका हुआ है, हैंग है डेफिनेटली बेटा, अगर मैं कोई भी चीज़ मोबाइल पर से हैंग करूँ, कोई भी चीज़ लेट्स सपोज ऐसे हैंग हुई भी है, ठीक है, मैं नीचे लेट्स सपोज कुछ भी हैंग किया और वो मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऐसी सिचुएशन में अगर पूछे टेंशन क्या है, तो अगर हैंग हो रहा है बेटा तो वेट इक्वल होगा टेंशन के। अगर वेट हमारे पास 2000 न्यूटन्स गिवन है, टेंशन इन द स्प्रिंग जो होगी वो भी 2000 न्यूटन्स होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, इट इज इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट, हैंग्स। इसी बात के बेटा दो सब केसेस इसी केस के बने हुए हैं। अगर मैं केस ऑफ एम्प्टी एलिवेटर या एम्प्टी लिफ्ट
की बात कर रहा हूं, तो अगर एम्प्टी एलिवेटर कांस्टेंट स्पीड पे अपवर्ड मूव कर रही है तो टेंशन वेट के बराबर होती है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड में टेंशन और वेट इक्वल होते हैं, वेट ऑफ लिफ्ट या एलिवेटर। और अगर विद पीपल है और अभी भी कांस्टेंट स्पीड में ही मूव कर रही है, अभी भी कांस्टेंट स्पीड में ही मूव कर रही है, तो इस केस में टेंशन इक्वल हो जाएगी वेट ऑफ पीपल प्लस वेट ऑफ लिफ्ट और एलिवेटर। ये हमारे जो है न्यूटन के फर्स्ट लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कुछ केसेस को मैंने आपके सामने डिस्कस किया। लेट्स मूव ऑन टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें कहता है कि फोर्स जो होती है वो इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। इसका हम लोगों ने डायनामिक्स में अच्छा खासा तस्करा कर लिया था, F इज इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू अपॉन डी। इससे हम लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया था कि एफ रिजल्टेंट फोर्स इक्वल होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। रिजल्टेंट फोर्स को मैं फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स कह सकता हूँ, जो मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल है। ठीक है भाई, कुछ मेरे ख्याल से इस तरीके से एफ फॉरवर्ड माइनस एफ बैकवर्ड्स इज इक्वल्स टू एम ए पढ़ते थे अपने ओ लेवल्स और IGCSEs में। अच्छा, कुछ बातें, जब भी बात ऑब्जेक्ट की स्पीडिंग अप की हो, स्लोइंग डाउन की हो, एक्सेलरेट करने की हो या डिसेलरेट करने की हो, तो आप ये बात समझ जाइएगा कि यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई हो रहा है। क्योंकि ऑब्जेक्ट तेज या हल्का एक्सेलरेशन होगी, और एक्सेलरेशन रिजल्ट होता है रिजल्टेंट फोर्स का। न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट का मोमेंटम इज चेंजिंग। केस नंबर 1 में आपसे बोलता है कि यार ये मैंने कुछ फोर्सेस दिए हैं, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। वैसे तो ये सवाल वेक्टर का है, सिर्फ रिवीजन की कॉन्सेप्ट की वजह से मैंने इसको यहाँ पे डाला है, ताकि थोड़ा सा वेक्टर्स की भी रिवीजन हो जाए। बेटा अब मैं सबसे पहले इसमें कंसिडरिंग वर्टिकल प्लेन, मैं वर्टिकल प्लेन को कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये वाला जो फोर्स हो जाएगी ये हो जाएगी 50 साइन 70, और इसकी जो ये वाली फोर्स हो जाएगी, छोटा बनाना होता है, ये हो जाएगी 20 साइन 25। वर्टिकल प्लेन्स में रिजल्टेंट निकालने के लिए अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड करता हूँ। 50 साइन 70 माइनस 20 साइन 25, मेरी फोर्स आ रही है 38.5। तो ये हमारी जो है रिजल्टेंट फोर्स आ रही है वर्टिकल प्लेन में 38.5 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल प्लेन्स को कंसिडर करता हूँ, ये फोर्स ग्रीन वाली 50 कॉस 70, ये हमारे पास 20 कॉस 25 हो जाएगी। तो व्हेन वी आर कंसिडरिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन, कोई बैकवर्ड तो है ही नहीं, दोनों फॉरवर्ड ही हैं, ऐड ही होंगी दोनों फोर्सेस।
तो रिजल्टेंट निकालने के लिए 50 cos 70 प्लस 20 cos 25, 50 cos 70 प्लस 20 cos 25, हमारी जो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी ये आ रही है 35.2 न्यूटन्स। टिप टू टेल रूल के अकॉर्डिंग यहाँ लगाता हूँ, रिजल्टेंट फोर्स पाइथागोरस थ्योरम से या पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम से रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास आ रही है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस 35.2 स्क्वायर आंसर का रूट करना मत भूलिएगा बेटा। हमारी जो रिजल्टेंट फोर्स आ रही है दैट इज 52.2 न्यूटन्स। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड को मैंने स्ट्रॉन्ग करके वेक्टर्स की कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए केस नंबर 1 बनाया हुआ है। अच्छा, केस नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। इस केस में अच्छा जी, हमारे पास अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये एक्सेलरेट ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर यही केस सिनेरियो है, गौर से देखिएगा, आपसे बोलता है कि एक्सेलरेशन निकालनी है, तो हमारा फॉर्मूला है एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए। फॉरवर्ड हमारे पास जो फोर्स है वो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, दैट विल बी 50 cos 20। तो फोर्स फॉरवर्ड माइनस फोर्स बैकवर्ड इज इक्वल्स टू एम ए होता है। 50 cos 20 इज द फॉरवर्ड फोर्स। बैकवर्ड फोर्स हमारे पास 12 न्यूटन फ्रिक्शन सवाल में मौजूद है, इज इक्वल्स टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 kg है। एक्सेलरेशन वर्कआउट करनी है, 50 cos 20 माइनस 12 देन डिवाइडेड बाय 5। आपकी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाए, अप्रोक्सीमेटली 6.9 आ रहा है, राउंड ऑफ कर दिया। ये एक्सेलरेशन आ जाएगी। ये आ गया केस नंबर 2। ठीक हो गया जी। केस नंबर 3 इज द पुली केस। ये भी इंपॉर्टेंट केस है। फाइंड एक्सेलरेशन बाय फॉर्मिंग एन इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। बेटे पुली पे एक तरफ मैंने 10 kg का मास लटकाया हुआ है, एक तरफ 15 kg का मास। ये वेट, इसकी अगर मैं थोड़ी थोड़ी बातें करता जाऊं तो सुनते जाइएगा। वेट 1, सॉरी ये वेट 2 हो जाएगा। वेट 1, ये जो वेट का कंपोनेंट है वेट 2 जो है, ये इसको नीचे लेके आ रहा है और ये इसको यहां लेके आ रहा है। फॉर्मूला हमारे पास अभी भी एफ इज इक्वल्स टू एम ए का है। अगर दो चीजें आपस में लटक रही हैं, ये जो वेट है, इस साइड वाला जो वेट है, ये रेजिस्टेंस है इसकी, मतलब ये बैकवर्ड है और ये फॉरवर्ड है। डेफिनेटली W2 ज्यादा है क्योंकि इसका मास ज्यादा है, ये फॉल तो यही करेगा, बट ये इस केस में फॉरवर्ड होगा और ये इस केस में बैकवर्ड होगा। तो देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूं कि W2 माइनस W1 इज इक्वल्स टू एम ए। अच्छा, मास जब ये चीज यहां से गिर रही है पुली में,
दोनों मासेस को साथ लेके जाएगी, जो मास हो जाएगा टोटल वो m1 प्लस m2, टोटल मास लेंगे क्योंकि जो ये रिजल्टेंट फोर्स यहाँ से आएगी वो इस मास को भी लेके जा रही है और इस मास को भी लेके आ रही है, दोनों वजन को साथ लेके जा रही है। अच्छा, इक्वेशन फॉर्म कर रहा हूँ, m2 इंटू जी माइनस m1 इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू ए, जी कॉमन ले लिया, m2 माइनस m1 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2। एक्सेलरेशन की इक्वेशन मेरे पास आ गई। ये मैंने इक्वेशन निकालनी एक्सेलरेशन की, ठीक है। बोला हुआ था सवाल में कि फॉर्म एन इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन, तो मैंने वर्कआउट करके निकाल ली। अच्छा जी, मैं इसमें वैल्यूज प्लग इन कर देता हूँ। एक्सेलरेशन ग्रेविटी आ गई 9.81, m2 हमारे पास 15 है, माइनस m1 है 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 15, पूरी चीज़ कैलकुलेटर में डाल दो। 9.81 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 25, हमारी वैल्यू आ रही है एक्सेलरेशन की 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारी एक्सेलरेशन आ गई। लेट्स मूव ऑन टू केस नंबर 4। केस नंबर 4 पे बच्चे, अच्छा मैंने वही वाली डायग्राम कॉपी की थी बट थोड़ा सा सवाल चेंज है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स इफ सरफेस इज स्मूथ। अगर सरफेस स्मूथ है मतलब जो फ्रिक्शन है दैट इज इक्वल्स टू 0। मतलब अगर मैं इसके कंपोनेंट्स फिर से ब्रेक करूं आप लोगों के सामने, आई होप अब तक यू वुड एग्री कि वेट का ये वाला जो, पहली बात तो ये एंगल दैट इज 25, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट जो है रिएक्शन को जो ओवरकम कर रहा है दैट इज W cos 25, ये वाला कंपोनेंट विल बी W sin 25। क्योंकि नीचे जाने के लिए एक ही फोर्स इसको नीचे पुल कर रही है दैट इज दिस कंपोनेंट ऑफ वेट, बाकी तो कोई फोर्स इसको डाउनवर्ड पुट नहीं कर रही, तो पुल नहीं कर रही। एंड सरफेस इज स्मूथ, फ्रिक्शन 0 है पहले में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, W sin 25 इज इक्वल्स टू ma, यही रिजल्टेंट फोर्स है। W की वैल्यू हमारे पास 500 sin 25 इज इक्वल्स टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे गिवन नहीं है, मास हमारे पास 20 किलोग्राम्स, ठीक है। 20 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन अननोन है, 500 sin 25 डिवाइडेड बाय 20, हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है 10.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसी केस में हमारे पास बोलता कि फ्रिक्शन 15 न्यूटन की है, तो हमारे पास अब यहाँ पे एक रेजिस्टिव फोर्स आ जाती, राउंड से बना रहा हूँ, ये वाली फोर्स जो 15 न्यूटन की हो जाती, तो हम लोग क्या बोलते, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। फॉरवर्ड फोर्स हमारे पास 500 साइन 25 ही रहती, बैकवर्ड फोर्स हमारे पास 15 न्यूटन की हो जाती, मास 20 किलोग्राम से रहता है, एक्सेलरेशन निकालनी होती, हम वैल्यू प्लग इन करते 500 साइन 25 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 20, हमारे पास एक्सेलरेशन 9.82 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये दोनों केसेस में फ्रिक्शन इज प्रेजेंट एंड फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट, ये केस हो जाता है। लेट्स मूव ऑन टू केस नंबर 6। केस नंबर 6 में हमारे पास दो मास हैं, m2 है m1 है, दोनों के मासेस दिए हुए, एक्सेलरेट कर रहा है
ठीक है, if friction is negligible and if friction is 27 न्यूटन, ठीक है। फोर्स डाउनवर्ड, ये तो बेटा खिंच रहा है ना, फ्रिक्शन है नहीं तो इसका तो कोई हमारा दखल नहीं है, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वो तो रिएक्शन को ओवरकम कर देगा। तो अगर फ्रिक्शन मौजूद नहीं है तो जो इसका वेट है W1 वही रिजल्टेंट वेट है, क्योंकि और कोई वेट इसमें अमल दखल नहीं कर रहा। ये समझ लो, अगर यही चीज़ यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है दिस इज जस्ट, वो उसको खींच रहा है, ठीक है। द ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट फॉर पुलिंग इट डाउनवर्ड ये है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का वेट भी कोई अफेक्ट नहीं कर सकता, इसके ऊपर और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं निकल रही, ना ही ये कोई बैकवर्ड फोर्स लगा रहा है, क्योंकि इस केस में फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है। तो मैंने कहा कि केस नंबर 1 के लिए मैंने कहा F इज इक्वल्स टू एम ए, फोर्स हमारे पास सिर्फ वेट है, मास 1 का 10 किलोग्राम्स है, ग्रेविटी 9.81, डेफिनेटली एक्सेलरेशन जो होगी वो हमारे पास फ्री फॉल के बराबर हो जाएगी। फ्रिक्शन तो नेग्लिजिबल है, एक ही चीज़ है। केस नंबर 2 में और इसी के पार्ट नंबर 2 में फ्रिक्शन इज 27 न्यूटन्स। तो फ्रिक्शन ये तो भाई किसी कांटेक्ट में नहीं है, फ्रिक्शन इसको 27 न्यूटन से बैकवर्ड फोर्स दे रही है। फॉरवर्ड फोर्स हमारे पास फॉर्मूला एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए, फॉरवर्ड फोर्स W1 है, बैकवर्ड फोर्स 27 न्यूटन इज इक्वल्स टू एम ए। यार ये छोटा सा बंड मार दिया, ये यहाँ पे मैंने मास सिर्फ 10 ले लिया था, हमें मास दोनों का 25 लेना पड़ेगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू थोड़ी चेंज आएगी, एक्सेलरेशन विल बी 3.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि टोटल मास लेना ना, दोनों मासेस को कंसिडर करना। मास हमारे पास हो जाएगा m1 प्लस m2 दैट इज 15 प्लस 10, और एक्सेलरेशन मैंने निकालनी है, ये हमारे पास W1 भी हमें पता है, बेटा वर्कआउट करके वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2.84 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर फ्रिक्शन थी तो एक्सेलरेशन कम हो गई थी, और फ्रिक्शन नहीं थी तो एक्सेलरेशन रिलेटिवली ज़्यादा थी, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स मौजूद नहीं थी। ये हमारे पास दोनों केस हो गए। मूविंग फॉरवर्ड बात कर रहे हैं बेटा न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? इफ अ बॉडी ए एक्सर्ट्स फोर्स ऑन body B exerts same force on A which is equal in magnitude and opposite in direction। बहुत डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी डायनामिक्स के चैप्टर में कर चुका हूँ। एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स। अगर एक चीज़ रेस्ट में है तो जितनी उसका वेट है देयरफॉर उतना ही उसके ऊपर रिएक्शन लग रहा होगा। न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है। याद रखिएगा फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, टाइप ऑफ फोर्स इज सेम, मैग्नीट्यूड इज इक्वल, डायरेक्शन इज ऑपोजिट। ठीक है जी, ये हमारे पास वेट जो है ज़मीन पे एक्ट कर रहा है और रिएक्शन बॉक्स पे एक्ट कर रही है। फोर्स डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करती है, टाइप तकरीबन फोर्स की टाइप सेम होती है, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। ये तो आगे बात। अगर लेट्स सपोज वेट ज़्यादा हो जाता रिएक्शन से तो ऑब्जेक्ट वुड हैव एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स आ जाती। मेरे ख्याल से इस स्टेटमेंट में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है। कुछ बातें और करते हैं यार, इंपॉर्टेंट सी। सबसे पहली बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है। इट इज अ रेजिस्टिव फोर्स दैट टेंड्स टू स्लो डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ये कॉन्टेक्ट फोर्स थी
और एक रिएक्शन फोर्स भी है। फ्रिक्शन का यार एक छोटी सी बात समझिएगा, मैं कहता हूँ ये कैलकुलेटर है, मेरे हाथ फ्रिक्शन अप्लाई कर रहे हैं, मैं फोर्स लगाता हूँ, मूव नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा, जितनी मैं फोर्स लगा रहा हूँ उतनी फ्रिक्शन अप्लाई हो रही है और ये मूव नहीं कर रहा। अभी भी मैं और फोर्स बढ़ा दिया, अभी भी मूव नहीं कर रहा। फोर्स, फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स का ग्राफ बना रहा। एक पॉइंट आया कि अब ये स्लिप हो जाए, अब मेरी फोर्स जो है, अब इससे ज्यादा फ्रिक्शन ये सरफेस, एक अमाउंट से ज्यादा फ्रिक्शन ये सरफेस प्रोवाइड नहीं कर सकती। दैट मोमेंट हमारा ऑब्जेक्ट जो है स्लिप हो जाता है एंड अब वो मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब मेरी जो फोर्स, अप्लाइड फोर्स है, वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर देती है। एक चीज को धक्का मार रहे हो, वो नहीं हिल रही, नहीं हिल रही। रेत में किसी बड़े हैवी ऑब्जेक्ट को धक्का मार रहे हो, उसकी फ्रिक्शन और तुम्हारी अप्लाइड फोर्स दोनों बराबर हैं, वो मूव नहीं कर रही। एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, दो लोग लग गए, अब वो धक्का ज्यादा हो गया, दैट मीन्स अब वो जो सर्फेस है इस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा फ्रिक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकती। अब ऑब्जेक्ट जो है मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन की बातें हो गई। लास्ट टाइप ऑफ फोर्स ड्रैग फोर्स कहलाती है। ड्रैग फोर्स, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मौजूद हो तो वो ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ड्रैग फोर्स को हम एयर रेजिस्टेंस के नाम से पढ़ते हैं, हवा में। ठीक है, ड्रैग फोर्स को विस्कस ड्रैग भी बोलते हैं या फ्लूइड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। पानी की रेजिस्टेंस, जो फ्लूइड की रेजिस्टेंस है, जो पानी में मूविंग ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस करते हैं, आसान लफ्जों में वो ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स तीन फैक्टर्स पे अफेक्ट करती है। पहली है विस्कोसिटी। शहद इज अ वेरी विस्कस ऑब्जेक्ट, उसमें से ऐसे हाथ गुजारना मुश्किल काम है, बहुत मतलब विस्कोसिटी ज़्यादा है, थिकर है, और जब हमारे पास लिक्विड तो ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई करेगा। उसी जगह पे अगर मैं पानी में से अपना हाथ मूव करूं तो मुझे पास जो विस्कस ड्रैग है या ड्रैग फोर्स है वो कम अप्लाई होगी, क्योंकि पानी की विस्कोसिटी कम होती है शहद के मुकाबले में। सेकंड बेटा है सरफेस एरिया। अगर मैं सरफेस एरिया ऑब्जेक्ट का बढ़ा देता हूं तो वो ज़्यादा ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस करता है ऐसे ऑब्जेक्ट से जिसका सरफेस एरिया कम हो। अगर मैं सेम मास के दो ऑब्जेक्ट्स ले रहा हूँ तो डेफिनेटली जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वो ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा। ग्रेटर सरफेस एरिया रिजल्ट्स इन मोर ड्रैग फोर्स as more molecules collide the body, cumulative force increases. Third and the last statement बेटा speed of the object। तेजी से अगर ऑब्जेक्ट पानी में मूव कर रहा है तो ड्रैग फोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है। ये बिल्कुल एयर रेजिस्टेंस वाली बात है कि जितनी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है उतनी एयर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती है। इफ यू आर स्विमिंग वेरी फास्ट, आप ज़्यादा दबाव महसूस करते हो, ड्रैग फोर्स इंक्रीज हो जाती है जब आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। मेरे ख्याल से दैट्स इट, ये आज के लेक्चर की एंड है। फर्स्ट लेक्चर यहीं तक रखेंगे, यहाँ से नेक्स्ट क्लास में मूवमेंट ऑफ फोर्स को जिक्र करें। थैंक यू सो मच।